1937 तक दुबई के ऊपर ब्रिटिश राज की हुकूमत थी और दुबई में भी इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस ही चला करते थे। यह वो जमाना था जब दुबई ने तरक्की के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन चूंकि दुबई एशिया, अफ्रीका और यूरोप इनके बिल्कुल मिडल में लाया करता था, लिहाजा स्ट्रेटेजिकली दुबई की अपनी एक बेहद इंपॉर्टेंस जरूर थी। उस जमाने में बरतानिया की रॉयल एयरवेज दुबई को एज ए बेस इस्तेमाल किया करती थी। फ्लाइंग बोट्स इंग्लैंड से उड़ा करते दुबई में आकर ये लोग लैंड किया करते। यहाँ दुबई में इन जहाजों की रिफ्यूलिंग होती और उसके बाद रॉयल एयरवेज के ये जहाज या तो इंडिया की तरफ निकल जाते या फिर एशिया के दूसरे हिस्सों में। बरतानिया की इंपीरियल एयरवेज इस टॉपिज के दुबई की हुकूमत को 440 रुपए फी मंथ अदा किया करती थी। इन 440 रुपयों में इंपीरियल एयरवेज का जो दुबई के अंदर बेस मौजूद था उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें भी शामिल थीं। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये छोटा सा इंपीरियल एयरवेज का दुबई में मौजूद बेस एक टाइम आएगा कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। इस एयरपोर्ट के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइंस के जहाज नजर आया करेंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस के जिसका स्टार्ट या जिसका आगाज इंतहाई मुश्किल किस्म के दौर में हुआ, एक छोटे से शहर से हुआ, और जब इस एयरलाइन का आगाज हुआ तो इसका फ्यूचर किसी को भी कोई खास नजर नहीं आता था। लेकिन फिर दिन बदले, किस्मत बदली और एमिरेट्स एयरलाइंस दुनिया की सबसे बिजिएस्ट और सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एमिरेट्स इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस सारे सफर की। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। 1960 में दुबई एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया और उस वक्त दुबई एयरपोर्ट बेहद छोटा था। इसका टर्मिनल एक छोटे कमरे के साइज के बराबर था। इसमें सिर्फ एक ही अपेरन था और दूसरा इस पर सिर्फ एक ही रनवे मौजूद था। मजे की बात यह, उस जमाने के दुबई एयरपोर्ट का रनवे भी पक्का नहीं था, यानी कि मौजूदा रनवे की तरह सॉलिड बना हुआ नहीं था, बल्कि ये रनवे रेत को कंप्रेस करके तैयार किया गया था। इस रनवे के ऊपर सिर्फ छोटे साइज के जहाज ही लैंड कर सकते थे या इससे टेक ऑफ कर सकते थे। 1965 तक इस रनवे को प्रॉपर मेटल के रनवे में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर बड़े साइज के जेट्स ने भी उतरना और यहाँ से टेक ऑफ करना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो दुबई के हुक्मरान अपने इस एयरपोर्ट में मजीद फैसिलिटीज भी लाते गए और इसे साइज में बड़ा भी करते गए। 1980 की दिहाई आई तो दुबई एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बन चुका था। 20 के करीब एयरलाइंस डेली बेसिस के ऊपर दुबई में आकर लैंड किया करती थी, यहाँ से टेक ऑफ किया करती थी। उस जमाने में पूरे मिडल ईस्ट में गल्फ एयरवेज ही चला करती थी। ये बहरीन की ऑफिशियल एयरलाइंस थी। किसी ने भी मिडल ईस्ट के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना होता तो वो गल्फ एयरवेज का इस्तेमाल करता, और अगर किसी ने गल्फ से इंटरनेशनल ट्रेवल करना है तो फिर उसका रूट ये होता कि गल्फ एयरवेज का इस्तेमाल करके वो मिडल ईस्ट के किसी भी हिस्से से पहले दुबई आता और फिर दुबई से कोई और इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट पकड़ता। ये देखते हुए गल्फ एयरवेज ने दुबई के मौजूदा हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको ये ऑफर की कि अगर दुबई ये ऐलान कर दे कि गल्फ एयरवेज अब दुबई की ऑफिशियल एयरलाइंस है तो उसका फायदा ये होगा कि गल्फ एयरवेज को दुबई के रूट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे दुबई का भी फायदा होगा, गल्फ एयरवेज का भी फायदा होगा और साथ ही गल्फ एयरवेज अपने 50% शेयर्स भी दुबई की हुकूमत के नाम कर देगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। इसका नुकसान दुबई की हुकूमत को ये हुआ कि गल्फ एयरवेज ने दुबई की तरफ अपनी तमाम तर फ्लाइट्स का जाना मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया। अब गल्फ एयरवेज के दुबई की तरफ ट्रेवल ना करने की वजह से दुबई की इकोनॉमी को ठीक ठाक किस्म का डेंट पड़ा। दुबई की बतौर एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टॉप ओवर की जो एक रेप्यूटेशन बनी हुई थी वो रेप्यूटेशन भी नीचे गिरना शुरू हो गई। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने फिर फैसला किया कि अब
इज द राइट टाइम कि दुबई अपनी एक इंटरनेशनल एयरलाइंस को लॉन्च कर दे, और तब लॉन्च की गई एमिरेट्स इंटरनेशनल। अब उस जमाने में दुबई के लिए एक नई एयरलाइन को जीरो से खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। 6 से 7 करोड़ का ये खर्चा था। आपको पायलट चाहिए थे, आपको क्रू मेंबर्स चाहिए थे जिसे हम क्रू स्टाफ भी बोलते हैं, आपको इंजीनियर्स चाहिए थे, आपको टेक्नीशियंस चाहिए थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एमिरेट्स इंटरनेशनल को खड़ा करने का डिसीजन लेने के बाद बेहद स्मार्ट मूव खेदी। उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। पाकिस्तान की हुकूमत ने दुबई की हुकूमत को PIA के 2 जहाज दिए जिनकी रीब्रांडिंग की गई और उनके ऊपर एमिरेट्स इंटरनेशनल को छाप दिया गया। PIA ने एमिरेट्स इंटरनेशनल को अपने पायलट्स भी दिए, क्रू स्टाफ भी दिया, इंजीनियर्स भी दिए, टेक्नीशियंस भी दिए। उस जमाने में एमिरेट्स इंटरनेशनल की तमाम मैनेजमेंट PIA से ही आई थी। दुबई की हुकूमत ने इस सारी मैनेजमेंट के लिए PIA को $1 करोड़ भी अदा किए। जहां टोटल खर्चा 6 से 7 करोड़ था, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद ने यही सारा काम $1 करोड़ में कंप्लीट कर लिया। एमिरेट्स इंटरनेशनल की पहली फ्लाइट दुबई से कराची आई थी। इसके बाद इस एयरलाइन ने इंडिया, श्रीलंका, इजिप्ट और करीब के कई दीगर ममालिक में भी अपनी फ्लाइट्स को ले जाना और लाना शुरू कर दिया। पहले ही साल एमिरेट्स इंटरनेशनल से तकरीबन 3 लाख मुसाफिरों ने ट्रैवल किया। $1 करोड़ का खर्चा जो कि एमिरेट्स इंटरनेशनल के स्टार्ट में दुबई की हुकूमत का हुआ था, वो $1 करोड़ दुबई की हुकूमत को एमिरेट्स इंटरनेशनल के थ्रू पहले ही साल वापस भी आ गए। 1987 में तो एमिरेट्स इंटरनेशनल ने अपने खुद के प्लेन्स खरीदने के बाद पाकिस्तान के दोनों जहाज PIA को वापस भी कर दिए थे। मजे की बात यह है कि गल्फ वॉर के दौरान भी एमिरेट्स इंटरनेशनल ने मिडल ईस्ट में अपने ऑपरेशंस कैंसिल नहीं किए। गल्फ वॉर के दौरान मिडल ईस्ट में सिर्फ एक ही एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी और वो एमिरेट्स इंटरनेशनल ही थी। इसके बाद एमिरेट्स इंटरनेशनल ने दीगर इंटरनेशनल एयरलाइंस के कस्टमर्स को भी टारगेट करना शुरू किया। एमिरेट्स इंटरनेशनल वो तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी जिनके लिए बाकी दुनिया की तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज किया करती थी। नतीजा क्या निकला? एमिरेट्स इंटरनेशनल की तरफ कस्टमर्स की तादाद में इजाफा होता चला गया। साथ साथ चूंकि दुबई भी तरक्की करता चला जा रहा था, तो दुबई की तरक्की ने भी एमिरेट्स इंटरनेशनल एयरलाइंस की रेप्यूटेशन को 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रैफिक रूट है वो यूरोप से सेंट्रल एशिया और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया का है। इस रूट के ऊपर दुबई बिल्कुल मिडल में आता है। कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं जो कि इस पूरे रूट को बगैर रीफ्यूलिंग के तय कर ले। एमिरेट्स इंटरनेशनल को फायदा ये है कि वो यूरोप से उड़ते हैं या ऑस्ट्रेलिया से उड़ते हैं, दुबई आकर लैंड करते हैं। एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की कोई कॉस्ट उनको पे नहीं करनी पड़ती, लिहाजा वो टिकट की प्राइसेस अपने कस्टमर्स के लिए बाकी एयरलाइंस की निस्बत नीचे रखते हैं, कम रखते हैं। दुबई में वो अपने कस्टमर्स को भी लेकर आते हैं। ये कस्टमर्स दुबई की इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। एयरपोर्ट का किसी भी किस्म का कोई चार्ज एमिरेट्स इंटरनेशनल पे नहीं करती क्योंकि एयरपोर्ट है ही उसका। फिर एमिरेट्स इंटरनेशनल अपने इन पैसेंजर्स को दुबई से उठाकर या तो यूरोप ले जाती है, और अगर वो यूरोप से आ रहे हैं तो उनको ले जाती है सेंट्रल एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। अब दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयर ट्रैफिक रूट के ऊपर जब किसी एयरलाइन को इतने ज्यादा फायदे हों तो उस एयरलाइन की तरक्की की मनाजिल तय करना तो बनता है। एमिरेट्स इंटरनेशनल के पास इस वक्त 119 A380 जहाज हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है। बोइंग 777 की बात की जाए तो एमिरेट्स इंटरनेशनल के पास तकरीबन 150 के करीब 148 टू बी प्रिसाइज बोइंग 777 जहाज मौजूद हैं। अरबों की तादाद में पैसेंजर्स को एमिरेट्स इंटरनेशनल आज के दिन तक ट्रैवल करवा चुकी है। हजारों लाखों टन का कार्गो एमिरेट्स इंटरनेशनल आज के दिन तक डिस्पैच कर चुकी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा चुकी है। ये दुनिया की वो वाहिद एयरलाइन है जो आज के दिन तक कभी खसारे में नहीं गई। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।